हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फिनोल्स क्या होते हैं, इनका कॉमन नेम, आईपैक नेम और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फिनोल्स का स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि उसका केमिस्ट्री को समझने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अगर हम फिनोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। ओके, CO बॉन्ड इज formed by end to end या head to head overlapping of sp2 hybrid orbital of carbon of this benzene ring and sp3 hybrid orbital of oxygen। तो यहाँ CO बॉन्ड बनता है बाय एंड टू एंड, है ना। एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसको सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये बेंजीन रिंग होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। ओके, और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तब बनता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ होता है 136 पिकोमीटर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर। ओके, बॉन्ड एंगल ओके ऑफ COH bond, this is equal to 109 degree, 109 डिग्री। अब चूंकि ये जो ऑक्सीजन होता है कार्बन और हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, सिंस ऑक्सीजन इज more electronegative than carbon and hydrogen, therefore CO and OH bond is polar। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके कार्बन और हाइड्रोजन से अधिक होता है, और इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है। ओके, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में हमको जानना है, ये जो फिनोल होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, रेजोनेंस होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए conjugated system, thereby creating centers of high and low electron density। ओके, तो ये रेजोनेंस किस प्रकार का होता है, क्योंकि इसका केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको रेजोनेंस समझना होगा कि कैसे इसका रेजोनेंस होता है। ओके, तो यहाँ वाला ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होता है, जिससे इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। तो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज।
ओके, उसके बाद क्या होता है, इसका मूवमेंट होगा पूरा रिंग में। तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, इससे इसका पोलराइजेशन होगा। तो हमारा अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा अभी। ओके, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, ओके, डबल बॉन्ड यहाँ। अगला स्ट्रक्चर में ये यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे इसका पोलराइजेशन होगा। तो हमको अगला स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अगला स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ गया है ना, ये वाला यहाँ गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ। ओके, फाइनली ये यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है। ओके, इसलिए अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला। ओके, सो दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। तो क्योंकि जो OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को है ना डोनेट करता है, इस पोजीशन में आता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, फिर इसका पोलराइजेशन होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या करना है, इसका मूवमेंट कराना है, क्योंकि रेजोनेंस होता ही है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब जिसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ओके, तो अगला स्ट्रक्चर में यहाँ शिफ्ट किया और इसका पोलराइजेशन, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 होता है, ठीक है, हमेशा 4 होता है। ओके, इसीलिए इसको पोलराइज होना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगला स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे इसका पोलराइजेशन होगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। फिर फाइनली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि इसको बोलते हैं 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1-4 पोजीशन को पारा बोलते हैं, फिर 1-6 पोजीशन को भी ऑर्थो बोलते हैं। तो इसीलिए फिनोल जो होता है, OH ग्रुप जो होता है, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, ताकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, हमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर को बना लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फिनोल्स होते हैं, इनका एकदम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है, एकदम अलग अनोखा इसका स्मेल होता है। सो दीज हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑडर। ओके, ठीक है, जैसे फिनाइल में फिनोल होता है, ठीक है, तो उसका गंध हम ना सबसे अलग होता है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पेरिंगली का मतलब बहुत कम, they are very less soluble, sparingly soluble in water, but readily soluble in organic solvents like alcohol and ether. अगला important property है कि they have higher boiling point than the organic compounds of comparable molecular mass. ठीक है, than the other organic compounds of comparable molecular mass. For example, फिनोल का molecular mass होता है 94, लेकिन इसका boiling point है 453 केल्विन। टोल्यूइन इसका molecular mass होता है 92, फिनोल से केवल 2 काम होता है, लेकिन इसका boiling point होता है 384। तो डिफरेंस देख सकते हैं, ये 453 केल्विन है और ये 384 केल्विन है। ओके, तो इसका क्या कारण है, वाई
phenols have more or higher boiling point than the organic compounds of comparable molecular mass. It is due to the presence of intermolecular hydrogen bonds. Okay, it is due to the presence of intermolecular hydrogen bonds. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू से जुड़ा रहता है, ठीक ऐसा ही ये भी होगा। ओके, अगला मॉलिक्यूल, ओके, इस प्रकार से। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक ऐसे ही अगला मॉलिक्यूल। ओके, so the higher boiling point of a phenol is due to the presence of hydrogen bonds. टोल्यूइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी के अतिरिक्त इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, एंड इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट, ओके, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास इन्हीं के फिनॉल के मॉलिक्यूलर मास के करीब करीब होता है, तो उससे इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई phenols have higher boiling points than the other organic compounds of comparable molecular mass. एक नंबर का सवाल रहता है, लिख लेना, it is due to the presence of intermolecular hydrogen bonds। फिर इस प्रकार से स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा देना। ओके, ठीक है, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना कम से कम आइडिया रखना। ओके, अब हम लोग जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं आज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसके रिएक्शन को हम दो तीन कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। पहला होगा रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप। जिसे पहला है फिनोल्स एज एसिड्स, ओके। इसमें फर्स्ट नंबर ना, जिस प्रकार अन्य एसिड्स रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वैसे ही फिनॉल भी क्या करता है, रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम पोटाशियम इसके साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पहला रिएक्शन है विथ रिएक्टिव metals, okay। So phenol reacts with reactive metals like sodium or potassium to form the corresponding metal salt and hydrogen gas, okay। Phenol plus sodium, we get sodium phenoxide प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड,
सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर देना। तो इधर में H2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसा ही पोटाशियम के साथ भी इसका रिएक्शन होगा। ओके, प्लस पोटाशियम, तो बन जाएगा पोटाशियम फिनॉक्साइड। ओके, प्लस H2, पोटाशियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो लिख देना, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर इक्वेशन को लिख देना। ओके, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है अल्कलीस। अल्कलीस, अल्कलीस विथ अल्कलीस। तो जिस प्रकार अन्य एसिड्स अल्कलीस के साथ, ठीक है, क्षारों के साथ, अल्कलीस आर द बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो अल्कलीस के साथ रिएक्शन करके जिस प्रकार अन्य एसिड लवण और जल बनाते हैं, वैसा ही फिनॉल भी अल्कलीस के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। ओके, ठीक। जैसे फिनॉल प्लस अल्कलीस, फेमस अल्कलीस हैं, दो ही हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इधर बनेगा, तो ये हो गया सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो यहाँ पर 2 नहीं लगेगा। ओके, ऐसा ही फिनॉल और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यदि लेंगे तो यहाँ बनेगा पोटाशियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो एक्चुअली हम लोग इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रूफ दे रहा है कि व्हाइट फिनॉल्स आर एसिडिक। एसिड के जैसा ये बिहेव कैसे करते हैं, कैसे साबित करोगे कि फिनॉल्स एसिडिक होते हैं। ओके, तो जिस प्रकार अन्य एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वैसा ही फिनॉल भी करता है। जिस प्रकार अन्य एसिड्स अल्कलीस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, वैसा ही यहाँ भी क्या हो रहा है, फिनॉल इन अल्कलीस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। ओके, ठीक। अब तो ये था बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। अब अगला फिनॉल साइड एसिड्स में है ना, एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा ही ये भी क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस, है ना, ये लिटमस पेपर हो सकता है या लिटमस सॉल्यूशन हो सकता है, ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्योंकि ये वीक एसिड होता है इसलिए कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर बनेगा फिनॉक्साइड एनायन प्लस H प्लस। ओके, ओके, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, फिनॉल प्लस H2O, ठीक है, H2O, तब बनेगा ये फिनॉक्साइड एनायन प्लस H3O प्लस। ओके, H3O प्लस। तो हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो इसलिए आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्पीशीज के बीच में इक्विलिब्रियम का साइन होता है। So they turn blue litmus into red. Why? Because they produce H plus ions.
okay, H plus ions in their aqueous solution, okay, in their aqueous solutions। और इसीलिए ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। जिस प्रकार अमीनो एसिड ब्लू को रेड में टर्न करते हैं, वैसे ही ये भी है ना, फिनॉल भी क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। ओके, अब ये जो फिनोक्साइड आयन होता है, ये फिनॉल की अपेक्षा फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस अधिक होता है, और इसीलिए क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, मतलब अधिक मात्रा में फिनोक्साइड आयन बनेंगे। ठीक है, अधिक मात्रा में फिनोक्साइड आयन बनेंगे, तो इसका नाम है फिनोक्साइड आयन या फिनोक्साइड एनायन। ओके, फिनोक्साइड एनायन। ओके, तो एक सवाल पूछा जाता है एक नंबर में कि why phenols are more acidic, why phenols are more acidic than alcohols, why phenols are more acidic than alcohols। तो एक कारण तो हमने देख लिया कि इसमें फिनॉल में रेजोनेंस होता है, तो इसमें ना केवल फिनॉल लेकिन फिनोक्साइड एनायन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ओके, तो यहां पर लिख देना बिकॉज, ओके, इट इज बिकॉज फिनोक्साइड एनायन okay is more resonance stabilized than phenol। ठीक है, इसमें क्या होगा, अधिक फिनोक्साइड आयन बनेगा, अधिक फिनोक्साइड आयन बनेगा मतलब अधिक H प्लस रिलीज होगा, अधिक H प्लस रिलीज होगा मतलब उसका एसिडिटी बढ़ेगा। ओके, अल्कोहल्स में रेजोनेंस नहीं होता है, अल्कोहल्स आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अल्कोहल्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं। ओके, फिर इधर बता देना कि फिनोक्साइड आयन एनायन में किस प्रकार से अधिक रेजोनेंस होता है। ओके, तो ये हो गया फिनोक्साइड एनायन। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका पोलराइजेशन हुआ, तब बन जाएगा, ओके, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस, ओके, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका पोलराइजेशन हुआ, तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अगला स्ट्रक्चर में ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हो जाएगा, है ना, इसको अभी ऐसा ही रहने देना है, O प्लस, ये डबल बॉन्ड, अब ये वाला यहाँ चला गया तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और नेगेटिव चार्ज यहाँ, फिर फाइनली क्या होता है, ये यहाँ, फिर ये वापस चला जाता है। ओके, वापस चला जाता है। ओके, एक गलती यहाँ पर है, ओके, है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो ये यहाँ पर चला गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके, डबल बॉन्ड बन गया तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ चला गया। ओके, फिर फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, ये वापस,
तो इस प्रकार से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका एक राउंड पूरा हो गया। ठीक है, एक राउंड पूरा हो गया। तो इस प्रकार से फिनोक्साइड आयन क्या होता है, ये अधिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, अधिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और इसीलिए ठीक है ये अधिक स्टेबल होता है और इसीलिए फिनोल अधिक एसिडिक होते हैं। फिनोल का इससे पहले फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था, चार्ज सेपरेशन था, लेकिन हियर देयर इज नो चार्ज सेपरेशन एंड देयरफॉर इट इज more stabilized than phenol itself. And since it is more stabilized, when we make the solution of phenol, then there is a tendency of formation of more phenoxide ions. Okay, more phenoxide anions, and because of this phenols are more acidic than alcohols. Okay, now next we shall learn the effect of substituents on acidity of phenols. Okay, effect of substituents on acidity of phenols. Acidity of phenol. Okay, तो सब्स्टिट्यूएंट्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो अगर बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के साथ साथ फिनोल विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, इससे एसिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिनोक्साइड एनायन को अधिक और अधिक स्टेबल बनाएंगे, है ना, बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर लिखना है, इसमें दो बातें जाननी है। ओके, पहला नंबर की इलेक्ट्रॉन withdrawing groups, electron withdrawing groups, okay, like NO2, okay, CN, aldehyde group, okay, electron withdrawing group। okay, अगर ये प्रेजेंट रहेंगे बेंजीन रिंग में तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2, CN, aldehyde etc. increase the acidity या acid strength, okay, by strength by stabilizing the phenoxide anion by the dispersion of negative charge, by the dispersal of negative charge। तो अगर फिनोल के साथ साथ बेंजीन रिंग में, है ना, नाइट्रो ग्रुप है या सायानो ग्रुप है या अल्डिहाइड ग्रुप है, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ओके, सायानो ग्रुप है, हाँ, यहाँ पर और एक चीज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इस प्रकार के ग्रुप्स हैं बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के साथ साथ, तो क्या होगा, ये एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक ना अल्काइल ग्रुप,
ठीक है, पहले से OH है उसमें और एक OH ग्रुप है, ओके, NH2, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा, decrease the acid strength, decrease the acid strength of phenol by destabilizing, इसको destabilize करते हैं, the phenoxide anion how by concentrating, क्या डिस्पर्सन का उल्टा concentrating the नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को फैलाएंगे नहीं, वितरित नहीं करेंगे, लेकिन ये इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे. So the presence of electron donating groups like alkyl group, OH group, NH2 group, okay, they decrease the acid strength of phenol by destabilizing the phenoxide anion by concentrating the negative charge. Okay. थर्ड पॉइंट इसमें जानना है, द नंबर ऑफ सच ग्रुप्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ओके, फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज द acid strength of phenols. Okay, the number of such groups further increase or decrease the acid strength of phenols. मतलब यदि किसी फिनॉल में एक ही NO2 ग्रुप है, दूसरा में 2 NO2 ग्रुप है, तो 2 NO2 ग्रुप वाला फिनॉल अधिक एसिडिक होगा. ठीक वैसा ही अगर किसी फिनॉल में एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप वाला फिनॉल क्या होगा, है ना, कम एसिडिक होगा एक मिथाइल ग्रुप वाले फिनॉल से. ओके, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है अरेंजमेंट से पर आधारित, है ना, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ. ओके, चलो एक अभ्यास करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन द increasing order of acid strength. Okay, acid strength. ओके, मान लिया हमारे पास है, ओके, फिनॉल है, फिर है 2 नाइट्रोफिनॉल, फिर है ऑर्थोक्रेसोन, ओके, फिर है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर हमारे पास यदि है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. तो हमको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ. तो जब तक आप नहीं जानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रहने पर एसिडिटी बढ़ता है कि घटता है, इसको नहीं जानेंगे तो नहीं बना पाएंगे. तो हम लोग अभी सीखे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहने से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है. ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने से एसिड स्ट्रेंथ घटता है.
ओके, तो ये हो गया हमारा फिनॉल, इसमें तो कोई अन्य ग्रुप नहीं है। ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका एसिडिटी सबसे कम होगा, ठीक है, तो इससे ज्यादा फिनॉल का होगा। अब उसके बाद यहाँ 2 नाइट्रो, इसमें 1 नाइट्रो है, इसमें 2 नाइट्रो है, इसमें 3 नाइट्रो, तो इससे अधिक एसिड स्ट्रेंथ वाला होगा 2 नाइट्रोफिनॉल, इसमें एक NO2 है, NO2 के ग्रुप के रहने से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो एक है, तो एक से ज्यादा एक NO2 है 2 नाइट्रोफिनॉल में। अगला हमने यहाँ लिखा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए क्या होगा, इसका एसिड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगा ओके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है, नोमेनक्लेचर में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। यार रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एसिड स्ट्रेंथ, फिर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ये पता करना है कि कौन सा फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ जिसमें एक ही है उससे ज्यादा होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, इस कैटेगरी का अगला रिएक्शन है असाइलेशन, ठीक है, असाइलेशन। तो इसमें फिनॉल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, या फिनॉल का रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड के साथ मिनरल एसिड की उपस्थिति में होता है, तब फिनाइल एस्टर बनता है। ओके, फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन or with acid anhydrides in the presence of mineral acids to form phenyl esters. For example, phenol plus acetyl chloride or ethanoyl chloride, okay, in the presence of pyridine, तब बन जाएगा ओके COCH3, ठीक है, फिनाइल असीटेट, फिनाइल इथेनोएट या फिनाइल असीटेट प्लस HCl। ओके, सेम प्रोडक्ट हम पा सकते हैं बाय रिएक्टिंग फिनॉल विथ, ठीक है, तो इसका नाम है असेटाइल क्लोराइड, असेटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, आईपैक नेम है इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, तो जब इसको हम एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, ओके, एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ओके, मान लिया हम यहाँ लेते हैं H2SO4, ओके, तो भी यही फिनाइल असीटेट ही बनेगा, ओके, फिनाइल असीटेट प्लस, है ना, इसका इस एसिड अनहाइड्राइड का एसिड बनेगा, यहाँ एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड है तो यहाँ पर बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, OH ग्रुप शामिल होता है, तो फिनॉल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, इसमें हम लिए हैं एसिटाइल क्लोराइड पिरिडीन की उपस्थिति में, तब बन गया
फिनाइल असीटेट। H की जगह में ये असाइल ग्रुप, इसलिए इसको असाइलेशन बोलते हैं। वैसे ही फिनॉल का रिएक्शन एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड के साथ होगा, ठीक है। तो ये वाला भाग है ना इस H की जगह में जुड़ जाएगा और ये H इधर है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ठीक है। इधर में H जुड़ेगा, इधर ये वाला भाग H के जगह में यहाँ पर चला जाएगा, तब बनेगा फिनाइल असीटेट प्लस एसिटिक एसिड। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।